हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है हमारे चैनल पे 2024 के टॉप 500 करंट अफेयर्स की एक सीरीज चल रही है जिसके 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हर पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था जिसमें कि हमने स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन को बहुत अच्छे से कवर किया था, जिससे एग्जाम में चाहे वन लाइनर के फॉर्म में क्वेश्चन आए चाहे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन आए, आपका वो क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गलत भी नहीं होगा। और जैसे हमने पिछले हफ्ते आपको क्लासेस प्रोवाइड करी थी सैटरडे को और संडे को, तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि आपको संडे को क्लासेस नहीं चाहिए, आप चाहते हैं संडे ऑफ रहे, तो इसलिए इस वीक से हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करेंगे फ्राइडे को और सैटरडे को। टाइम सेम रहेगा, 9 PM पे ही आपकी क्लासेस प्रीमियर होंगी, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और बच्चों, जैसे कि हम लोग आपके टाइम के अकॉर्डिंग आपको क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको बेस्ट कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हमारी भी आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस चैनल को ग्रो करने में हमारी हेल्प करिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन और हमारी 500 करंट की सीरीज़ का 41st क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विथ एबल प्राइज 2024। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि एबल प्राइज़ किस फील्ड में दिया जाता है। तो एबल प्राइज़ मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन है हमारे पिरे एगोस्टिनी, फेरनेक क्रॉस, माइकल टेलागार्ड या NAL हुलिलियर। आंसर इज माइकल टेलागार्ड। इनको 2024 के एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऊपर के जो तीनों नाम है पिरे एगोस्टिनी, फेरनेक क्रॉस और NAL हुलिलियर, ये तीनों भी इम्पॉर्टेंट नाम है क्योंकि इन तीनों को 2023 का फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इन तीनों का नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने इसीलिए ऑप्शन में इन तीनों नामों को डाला है जिससे आपका रिवाइज हो जाए। उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 का थीम क्या था। डिक्रीज पॉपुलेशन, एजुकेट गर्ल चाइल्ड, फोकस ऑन डेमोग्राफिक डिविडेंड या लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, लीव नो वन बिहाइंड एंड काउंट एवरीवन। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की हम बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है। इसका फोकस जो होता है वो होता है पॉपुलेशन इश्यूज को कवर करना। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे यूनाइटेड नेशंस ने 1989 में पहली बार ऑब्जर्व किया था, और इसे ऑब्जर्व किस लिए किया गया था क्योंकि 2 साल पहले 1987 में 11 जुलाई को वर्ल्ड की पॉपुलेशन 5 बिलियन हो गई थी। इसी के बाद से पॉपुलेशन से रिलेटेड अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए वर्ल्ड पॉपुलेशन डे को मनाया जाना शुरू किया गया, ठीक है। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन जो है वो 8.5 बिलियन तक हो जाएगी 2030 तक, जो कि बढ़ के हो जाएगी 9.7 बिलियन 2050 तक और 10 बिलियन पार कर जाएगी 2100 तक। तो देखिए हमारी पॉपुलेशन किस तरीके से ग्रो कर रही है। अगर हम इसे अच्छे से यूज़ करें तो दुनिया का कितना भला हो सकता है, और अगर हम इस पॉपुलेशन को बर्बाद करेंगे तो दुनिया का भी बर्बाद होना तय है। अच्छा, पॉपुलेशन की बात करें तो चाइना सबसे ज़्यादा पॉपुलस कंट्री माना जाता था, लेकिन अब चाइना को पछाड़ के इंडिया पॉपुलेशन के मामले में आगे बढ़ गया, जो कि एक तरीके से अच्छी बात नहीं है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.44 बिलियन हो गई है 2022 के डेटा के हिसाब से, जबकि चाइना की पॉपुलेशन है अभी तक खाली 1.4 बिलियन। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अब 43rd क्वेश्चन पर हम आए, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई थी एबल प्राइज़ के बारे में ही, वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एबल प्राइज़ कहाँ दिया जाता है, तो एबल प्राइज़ नॉर्वे में दिया जाता है। जैसे कि नोबल्स नॉर्वे में दिए जाते हैं, वैसे ही एबल प्राइज़ भी नॉर्वे में दिया जाता है, और इसकी शुरुआत करी थी किंग ऑफ नॉर्वे ने 1902 से, ठीक है। और आपको एक ये पॉइंट भी याद रखना है कि इंडिया के भी एक पर्सन है आज तक जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया है, सिर्फ एक पर्सन है इंडिया से जिनको मिला है अभी तक एबल प्राइज़, वो है SR श्रीनिवास वर्धन। इनका नाम भी आपको याद रखना है। इन्हें मिला था एबल प्राइज़ 2007 में, ठीक है। कभी ये स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप मार्क कर लीजिए, इसे याद रखिएगा। और मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि किसी भी पर्सनालिटी को आप याद रखें तो उनके पिक्चर भी साथ साथ देख लें, तो वो आपकी पिक्टोरियल मेमोरी में बैठ जाता है और रिकॉल करने में आपको हेल्प करता है, ठीक है। तो अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है, रिसेंटली अ मासिव लैंडस्लाइड वॉज विटनेस्ड इन माउंट मुंगालो दैट बरीड द होल विलेज। तो बेसिकली क्वेश्चन पूछ रहा है माउंट मुंगालो कौन सी कंट्री में है,
तंजानिया, ओमान, ऑस्ट्रिया या फिर पापुआ न्यू गिनी? द आंसर इज पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी के बारे में क्वेश्चन आया है तो हम अपनी नॉर्मल स्ट्रैटेजी के हिसाब से उसकी लोकेशन भी देखेंगे। तो पापुआ न्यू गिनी सबसे पहले अगर हम कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये ओशेनिया में एग्जिस्ट करता है। ये ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर है। पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया के ठीक ऊपर देखने को मिलता है और इसका ये आधा हिस्सा जो है ये इंडोनेशिया का आइलैंड है। इंडोनेशिया के करीब 17,500 आइलैंड्स हैं, उसमें से एक आइलैंड ये है पापुआ आइलैंड। इस पे न्यू गिनी आइलैंड, इस पे एग्जिस्ट करता है हमारा पापुआ न्यू गिनी। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है पोर्ट मोरेस्बी और इसकी करेंसी है कीना। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे हमें इसके नीचे देखने को मिल रहा है कोरल सी। साउथ ईस्ट में हमें कोरल सी देखने को मिलता है। यहाँ पर ईस्ट की बात करें हम, ईस्ट में यहाँ पे सोलोमन आइलैंड है और यहीं पे हमें सोलोमन सी देखने को भी मिलेगा। और ऊपर की बात करें हम नॉर्थ ईस्ट की, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में हमें इसमें देखने को मिलेगा बिस्मार्क सी। तो आपको ये पॉइंट्स भी याद रखने हैं। नीचे आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आपको देखने को मिलेगी टॉरस स्ट्रेट। तो आप ये पॉइंट्स भी लिखते जाइएगा अपने नोट्स में। ठीक है, आपको ये वीडियो सिर्फ देखनी नहीं है बैठ करके, आपको कॉपी और पेन के साथ इस वीडियोस को देखना है और साथ में नोट्स भी बनाने हैं, क्योंकि वन लाइनर्स में तो आपको करंट अफेयर हर जगह मिल जाएगा, लेकिन मैं आपका साथ साथ स्टैटिक भी कवर करवा रही हूँ। ये स्टैटिक से वन लाइनर्स बहुत पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको इसके स्टैटिक पोर्शन को भी मिस नहीं करना है। आपको साथ साथ करंट और स्टैटिक ले करके चलना है और इसके नोट्स बनाने हैं। ठीक है, नोट्स बनाते जाइए। तो चलिए लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, जो कि कह रहा है इंडियन आर्मी सेटअप अ नेशंस फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पार्क इन विच सिटी? इंडियन आर्मी ने इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क बनाया है। कॉन्स्टिट्यूशन पार्क का क्या मतलब है? एक पार्क है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूरी डिटेल दी गई है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उस पार्क में हमें, जैसे कि आप सुनते हैं शहीद पार्क, जिसमें सारे शहीदों के बारे में डिटेल्स होती हैं, उनके बारे में जानकारी दी जाती है, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानकारी दी गई है। तो इस पार्क को इंडियन आर्मी ने बनाया है पुणे में। ठीक है, ये पुणे में बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन पार्क। देखिए ये एक पिलर है, उसमें हमारा प्रियम्बल लिखा हुआ है, फिर बाकी कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स इसके बारे में दिए हैं। अगर आप पुणे से बिलोंग करते हो, कभी घूमने जाएं तो इस पार्क को इस पार्क को ज़रूर विजिट करिएगा। ठीक है, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 45 of our 500 series. So question number 45 is saying, as per the FAO report, which country gained most forest area between 2010 and 2020? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 20 के बीच में किस कंट्री का फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा बढ़ा है? अच्छा, इसी के साथ मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क में आपका क्वेश्चन है कि आपको कमेंट में लिखना है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन कब बना था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। मैं आने वाली किसी ना किसी वीडियो में आपको ये टॉपिक ज़रूर कवर करूँगी, लेकिन अभी आपको कमेंट सेक्शन में इसको गूगल करके आंसर करना है। अगर आप एक बार गूगल करके आंसर कर देंगे ना तो फिर उसे भूलेंगे नहीं। तो आंसर इस क्वेश्चन के आंसर की हम बात करें तो आंसर है चाइना। चाइना में 2010 से 2020 के बीच में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ा है। टॉप 3 कंट्रीज जो हैं जिनमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया बढ़ता हुआ देखा गया है वो है चाइना, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। और इंडिया ने गेन किया है 2,66,000 हेक्टेयर एनुअली और चाइना ने गेन किया है 19,37,000 हेक्टेयर एनुअली। तो देखिए कितना डिफरेंस है, 17 लाख का डिफरेंस है। ठीक है, चाइना, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया टॉप 3 कंट्रीज़ हैं। अगर हम इंडिया की भी एक फॉरेस्ट रिपोर्ट आती है, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, इसकी बात करें तो ये हर 2 साल पे आती है। अभी हमारे पास 2021 वाली बुक का डेटा है, अभी 2023 वाला पब्लिश नहीं हुआ है। तो उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 2.62% है, जिसमें कि फॉरेस्ट प्लस ट्री एरिया जो है ये 2.62% है, जिसमें कि फॉरेस्ट एरिया जो है वो 21.17% है और ट्री एरिया जो है वो है 2.91%। ये भी आपको याद रखना है, जब तक 2023 वाला डेटा नहीं आता तो ये रेलेवेंट रहेगा डेटा, लेकिन अभी 2023 वाला आने ही वाला होगा जल्दी ही।
और अगर हम 2019 से कंपेयर करें तो टोटल फॉरेस्ट एरिया जो है वो 0.03% इंडिया में बढ़ा था, जो कि 2,66,000 हेक्टेयर एनुअली की बात की जा रही है एफएओ की रिपोर्ट में। तो अगर परसेंटेज वाइज हम देखें आईएसएफ की रिपोर्ट में तो 0.03% बढ़ा था। अगर हम वो उन स्टेट्स की बात करें जिसमें सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है तो आता है एमपी, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश आता है, फिर आता है छत्तीसगढ़। और अगर वो स्टेट्स की बात करें जिसमें परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है तो उसमें आते हैं, सबसे पहले आता है मिज़ोरम, फिर आता है अरुणाचल प्रदेश, देन आता है मेघालय। यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं उनमें परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है। अब लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46. Question number 46 is saying what is the rank of the India in Environment Performance Index 2024? 176, 140, 39 और 101. The correct answer is 176. इंडिया की रैंक एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में है 176. एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 निकालता कौन है, कौन इसे जारी करता है, ये आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। अगर मैं सब कुछ आपको बता दूंगी तो आप कुछ भी काम नहीं करोगे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। 180 कंट्रीज़ को रैंक किया गया था, उसमें से इंडिया की रैंक 176 आई थी। इंडिया 5th लास्ट कंट्री रहा और लास्ट कंट्री जो था वो म्यांमार रहा, ये भी आपको याद रखना है। 2022 में इंडिया की रैंक थी 180, उससे पहले 2020 में 168 थी। तो अगर हम 2022 से कंपेयर करें तो इंडिया की रैंक 4 पॉइंट तक सुधरी है। टॉप 3 कंट्रीज एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में एस्टोनिया है, लग्जमबर्ग है और जर्मनी है, यानी ये यूरोपियन कंट्रीज ही टॉप 3 में रही हैं। Now let's come to question number 47, which is saying which country has recently introduced an AI generated spokesperson whose name is Victoria Shi? विक्टोरिया शी नाम का एक AI डिप्लोमेट किस कंट्री ने रिसेंटली लॉन्च किया? द आंसर इज यूक्रेन। यूक्रेन का डिप्लोमेट है विक्टोरिया शी। इसकी पिक्चर हम देखें तो ये है विक्टोरिया शी। ये यूक्रेन का जो है पहला, वर्ल्ड का पहला यूक्रेन ने बनाया है AI डिप्लोमेट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 2022 इंडिया और किस कंट्री के बीच हुई है? ईरान, यूएस, श्रीलंका और मंगोलिया। आंसर इज यूएसए। टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएसए के बीच देखने को मिलती है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ इंडिया और यूएसए के बीच देखने को मिलती है और इसका जो फोकस है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग। उसके अलावा एक्सरसाइज 2 फेजेस में होती है, एक होता है हार्बर फेज, एक होता है सी फेज। हार्बर फेज कंडक्ट हुआ था विशाखापट्टनम में और सी फेज कंडक्ट हुआ था काकीनाडा में, ये भी आपको याद रखना है। और ये एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ कब से करी जा रही है? 2019 से हो रही है। उसके बाद ये 2022 में हुई थी 2019 के बाद, और 2024 में इसका 3rd एडिशन देखने को मिला है, ये भी आपको याद रखना है। Then coming to question number 49, which is saying which airport of India has received net zero carbon emission status? कोचिन एयरपोर्ट केरल, जेवर एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट या छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई। द करेक्ट आंसर इज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली। इसे अभी नेट जीरो कार्बन एमिशन का स्टेटस दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 इज सेइंग विच टीम हैज़ वॉन रणजी ट्रॉफी 2024? तो सबसे पहली चीज़, रणजी ट्रॉफी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? द आंसर इज क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से रिलेटेड है, ठीक है। और विनर रहा इसका मुंबई। मुंबई ने ये रणजी ट्रॉफी 2024 जीती है। मुंबई ने 42nd टाइम रणजी ट्रॉफी जीती है। इसने विदर्भा को हराया 169 रन से। और ये फाइनल मैच जो था वो खेला गया था वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इंडिया ये इसे एनुअली ऑर्गेनाइज करता है, ठीक है। ये भी आपको याद करना है। BCCI रणजी ट्रॉफी को हर साल ऑर्गेनाइज करता है और कब से ऑर्गेनाइज कर रहा है? 1934 से ऑर्गेनाइज कर रहा है। और आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी याद रखना है कि रणजी ट्रॉफी जो है, ये ट्रॉफी महाराजा ऑफ पटियाला ने ये डोनेट करी थी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, महाराजा ऑफ पटियाला ने इस ट्रॉफी को डोनेट किया था। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। सो वी आर हाफ वे ऑफ द वीडियो। और मैं आपको फिर से कहना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें, ठीक है।
ताकि हम लोगों को ऐसे आप मोटिवेट करते रहें कि हम लोग आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाते रहें। तो क्वेश्चन नंबर 51 इज सेइंग अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 विच इज़ द मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी नहीं, मेट्रोपॉलिटन सिटी पूछ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज बेगूसराय, इंडिया। बेगूसराय कौन से स्टेट में है ये आपको बताना है। बेगूसराय नाम का एक सीरियल भी आता था, किसी ने देखा होगा। तो बेगूसराय का स्टेट आपको बताना है। और अगर हम वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट की बात करें तो इसको IQ एयर लॉन्च करता है। और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया ये टॉप 3 पॉल्यूटेड कंट्रीज हैं। और बेगूसराय इंडिया का मोस्ट पॉल्यूटेड मेट्रोपॉलिटन सिटी है। दिल्ली है मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल सिटी। और जो टॉप 10 पॉल्यूटेड सिटीज़ हैं वर्ल्ड के, उसमें से 9 जो हैं वो इंडिया को बिलोंग करते हैं। सबसे पॉल्यूटेड सिटी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है बेगूसराय, उसके बाद है गुवाहाटी, फिर आता है दिल्ली, फिर है मल्लानपुर, और देन आता है लाहौर, पाकिस्तान का लाहौर, ठीक है। तो आपके जो टॉप, उसके बाद फिर इंडियन सिटीज़ हैं। तो बेसिकली बात करें 10 में से 9 सिटीज़ जो हैं वो इंडियन सिटीज़ हैं। एक लाहौर पाकिस्तान का खाली टॉप 10 में आता है। क्वेश्चन नंबर 52 पर अब हम आते हैं, जो कि पूछ रहा है वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2022 कहाँ पर हुई थी? लंदन में, वॉशिंगटन DC में, टोक्यो में या रॉटरडैम नीदरलैंड्स में? द करेक्ट आंसर इज रॉटरडैम नीदरलैंड्स। पिछले वीडियो में किसी क्वेश्चन में हमने नीदरलैंड्स को पूरी तरीके से कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। नीदरलैंड्स की बात करें तो हमें यूरोप में देखने को मिलता है। नीदरलैंड्स की कैपिटल है एम्स्टर्डम, और यहाँ पे करेंसी चलती है यूरो। नीदरलैंड्स के अगर हम नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे बेल्जियम और जर्मनी हमें देखने को मिलते हैं। नीदरलैंड्स के एक ये नॉर्थ वेस्ट में हमें नॉर्थ सी देखने को मिलता है, ठीक है। ये सब आपको नीदरलैंड्स के बारे में याद रखना है। Then coming to question number 53, who has been honored with the highest civilian honor of Russia, the Order of St. Andrew Apostle? रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है ये। नरेंद्र मोदी को मिला है, या द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है, या दलाई लामा को मिला है, या एस जयशंकर जी को मिला है? द आंसर इज नरेंद्र मोदी जी, हमारे PM नरेंद्र मोदी जी को मिला है। ये पर्सनालिटी कौन है? इनको तो आप पहचानते होंगे, बहुत न्यूज़ में रहते हैं। तो ये है पुतिन, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमियों में से एक माने जाने वाले रशियन प्रेसिडेंट ये है व्लादिमीर पुतिन। इन्होंने हमारे PM मोदी को ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, ये भी आपको याद रखना है। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 विच इज सेइंग व्हाट वाज द थीम ऑफ फॉर द 10th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा? योगा फॉर मेंटल हेल्थ, योगा फॉर ऑल, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, और योगा एंड मेडिटेशन? द करेक्ट आंसर इज योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 10th इंटरनेशनल योगा डे था तो कब से मनाया जाना शुरू किया गया था? 2014 से यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया था। और सजेस्ट किसने किया था यूनाइटेड नेशंस को? तो इंडिया ने सजेस्ट किया था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सजेस्ट किया था यूनाइटेड नेशंस को इस डे को इंटरनेशनल योगा डे ऑब्जर्व करने के लिए, जो कि जून 21 को मनाया जाता है, जिस दिन से समर सॉलिस्टिस शुरू होता है। ये भी आपको याद रखना है। फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसका थीम था योगा फॉर हार्मनी एंड पीस, ठीक है। फर्स्ट भी कभी कभी पूछ लेते हैं, ऐसा नहीं कि करंट का पार्ट नहीं है तो फर्स्ट नहीं पूछेंगे, फर्स्ट भी पूछ लेते हैं, इसलिए आपको फर्स्ट भी याद होना चाहिए, फर्स्ट का थीम। Then moving to question number 55, which is saying who is the author of the book Source Code? Salman Rushdie, Arunadha Roy, Bill Gates और Ruskin Bond? The answer is Bill Gates, ठीक है। उसके बाद 56 क्वेश्चन आता है, विच इज सेइंग व्हेन इज वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेटेड? March 3rd, March 20, March 21 और March 24? द करेक्ट आंसर इज March 3rd। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे March 3rd को मनाया जाता है हर साल, और इस साल का थीम था कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट। मार्च के और कुछ इंपॉर्टेंट डेज की हम बात करें तो March 21 को मनाया जाता है फॉरेस्ट डे। March 24 को मनाया जाता है वर्ल्ड टोबैको डे। March 20 को
2 दिन मनाए जाते हैं, स्पैरो डे और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, ये भी मार्च 21 को मनाया जाता है। अच्छा, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है वो आपको बताना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो ये आपको ये बाय हार्ट रटा हुआ होना चाहिए। तो कब मनाया जाता है आप कमेंट सेक्शन में बताइए। उसके अलावा अप्रैल की बात करें हम तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड डे में अर्थ डे मनाया जाता है अप्रैल 22 को। 21 मार्च को वाटर 22 मार्च को मनाया जाता है वाटर डे, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी नहीं बन रही लेकिन मैं साथ साथ बोल रही हूँ, तो आई होप आप इसको साथ साथ नोट डाउन करते जा रहे होंगे। और 2 फेब को भी मनाया जाता है एक इम्पॉर्टेंट डे विच इज़ वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है 57th क्वेश्चन विच इज़ सेइंग, जो अभी रिसेंटली विज्ञान रत्न अवार्ड 2024 में स्टार्ट किए गए हैं, तो विज्ञान रत्न अवार्ड किसको मिला है? पहला विज्ञान रत्न अवार्ड एस सोमनाथ, डॉक्टर के सिवान, अरविंद पंगारिया या जी पद्मनाभन। तो अगर हम एस सोमनाथ जी की बात करें तो हमारे प्रेजेंट इसरो चीफ हैं। डॉक्टर के सिवान ये हमारे फॉर्मर इसरो चीफ थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। और अरविंद पंगारिया जी जो हैं ये हमारे 16th फाइनेंस कमीशन के अभी चेयरपर्सन डिक्लेयर किए गए हैं। और जी पद्मनाभन जी जो हैं इन्हें बायो की फील्ड में इन्हें अवार्ड दिया जा चुका है। तो आपको अब आंसर समझ में आ ही गया होगा, विज्ञान रत्न अवार्ड दिया गया है जी पद्मनाभन जी को, इनको जो बायोकेमिस्ट्री की फील्ड में इनको ये अवार्ड दिया गया है। और इसी साल से विज्ञान रत्न अवार्ड दिए जाने शुरू किए गए हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो इनके अचीवमेंट बायोलॉजिकल सर्विसेज में इसकी वजह से इन्हें पुरस्कार दिया गया है, ये है जी पद्मनाभन जी। और ये पहला एडिशन था राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का, पहला विज्ञान रत्न इन्हें दिया गया है। और विज्ञान टीम अवार्ड की हम बात करें तो वो इसरो की टीम को दिया गया है चंद्रयान 3 के मिशन के लिए, ये भी आपको याद होना चाहिए। देन कमिंग टू आवर सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ द मेडिकल सर्विसेज आर्मी। आर्मी में मेडिकल सर्विसेज की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल कौन बनी है? प्रीति सुदान, शैलजा धामी, साधना सक्सेना नायर या शिवा चौहान। द करेक्ट आंसर इज साधना सक्सेना नायर। ऊपर के भी 3 नाम काफ़ी फेमस है। प्रीति सुदान की बात करें तो ये 2nd यूपीएससी की फीमेल चेयरमैन बनी है अभी रिसेंटली। शैलजा धामी की हम बात करें तो ये फर्स्ट वुमेन थी जिन्हें इंडियन एयरफोर्स की कम्बैट यूनिट में जो है शामिल किया गया था, शैलजा धामी। और ये शिवा चौहान जो थी ये पहली वुमेन थी जिन्हें हाईएस्ट बैटल फील्ड में, जो कि सियाचिन में है वर्ल्ड का हाईएस्ट बैटल फील्ड, उसमें इन्हें डिप्लॉय किया गया था। ये सारे नाम लास्ट ईयर के थे तो आपको ये याद होने चाहिए, लेकिन क्योंकि फेमस नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो ये रिपीट किए जा सकते हैं। तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि 2023 का करंट 2024 में क्यों पूछ रहे हैं। जो पहली ऐसी चीज़ होती है वो करंट ख़त्म होने के बाद वो स्टैटिक पोर्शन के लिए रेलिवेंट बन जाती है कि पहली बार इंग्लिश चैनल किसने क्रॉस किया था, पहली बार माउंट एवरेस्ट किसने चढ़ा था, तो ये उस टाइम का करंट था, वो आज के लिए जीके है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जीके बन जाते हैं, इसलिए आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, एक और नाम हम अभी मुझे याद आ रहा है, डिफेंस की फील्ड का ही एक फीमेल नेम है, वो है सुरभि जखमोला, ये भी आपको याद रखना है। इनको लास्ट ईयर पोस्ट किया गया था पीआरओ के पहले फॉरेन असाइनमेंट में भूटान में, फर्स्ट फॉरेन असाइनमेंट में डिप्लॉय की जाने वाली वुमेन बनी थी। सॉरी, मैंने थोड़ा गड़बड़ बोल दिया, ये पहली वुमेन बनी थी जिससे बीआरओ के किसी फॉरेन असाइनमेंट में डिप्लॉय किया गया था, इन्हें भूटान में डिप्लॉय किया गया था, शैलजा धामी सुरभि जखमोला जी को, कैप्टन सुरभि जखमोला। ठीक है, बीआरओ ने भूटान में इन्हें डिप्लॉय किया था, फर्स्ट वुमेन बनी थी फॉरेन में असाइनमेंट में जाने वाली। अच्छा, ये है साधना सक्सेना नायर जी, इनका आपको फेस भी याद रखना है। जैसे कि मैं कहती हूँ पिक्टोरियल मेमोरी आपकी स्ट्रांग होती है, तो उससे आप याद रखा करिए, एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होंगे। देन क्वेश्चन नंबर 59 इज आस्किंग फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड 24 इंडिया को सबसे ज़्यादा एफडीआई किस कंट्री से मिला है? यूएसए, मॉरिशस, सिंगापुर या यूएई। द करेक्ट आंसर इज सिंगापुर। सिंगापुर कई सालों से लगातार
इंडिया में बहुत अच्छा एफडीआई भेज रहा है। 2023-24 में भी सिंगापुर जो है लार्जेस्ट सोर्स बना है इंडिया के लिए एफडीआई का। उसके बाद मॉरिशस था, देन यूनाइटेड स्टेट्स था, देन नीदरलैंड्स था एंड देन जापान था। तो टॉप 3 की बात करें तो सिंगापुर है, फिर मॉरिशस है, उसके बाद हमें यूएस देखने को मिलता है। देन हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, विच इज़ क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 पूछ रहा है, इंडिया फर्स्ट ओवरसीज जन औषधि केंद्र किस कंट्री में इनॉग्रेट किया गया है? मालदीव्स, नेपाल, मॉरिशस और भूटान। द करेक्ट आंसर इज मॉरिशस। इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र मॉरिशस में इनॉग्रेट किया गया है। मॉरिशस की हम बात करें तो ये हमें इंडियन ओशन में देखने को मिलती है कंट्री। मॉरिशस से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होती है, ये भी आपको याद रखना है। मॉरिशस की कैपिटल है पोर्ट लुइस। और इसकी करेंसी की बात करें तो यहाँ पे मॉरिशस रुपी चलता है, और ये ईस्ट ऑफ मेडागास्कर में देखने को मिलती है, इंडियन ओशन में ये कंट्री। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ हमारा पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। आज भी हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस करे, कल वाले वीडियो में भी हम 20 क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं कल वाले वीडियो में। बाय बाय।